क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। I would like to request Director IPET, Professor Dr. Ajay Kumar, Head IIEC, Ms. Priyanka D. Gupta, and guest of the event, Mr. Vijay Vikram Singh, to come up stage and take their seats on the dais. इसको ग्रेवयार्ड सेशन कहा जाता है। अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खाना खाने के बाद आदमी मुर्दा समान हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ग्रेवयार्ड सेशन में थोड़ी सी जान फूकी जाए। मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मेरा नाम ना सुना हो, शायद मुझे ना देखा हो। मैं एक्टिंग भी करता रहता हूँ, फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स 1.5। लेकिन आपने मेरी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, खासतौर पर वो आवाज़ जो आपसे कह रही है दोपहर 3:30 बजे। डायरेक्टर डॉक्टर अजय ने सभी स्टूडेंट्स को आदेश दिया कि वो विजय विक्रम सिंह के सेशन को ध्यान से सुने। जरूरत पड़े तो रेड बुल और ब्लैक कॉफी पी के सुने, लेकिन सुने। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ ये सेशन करने के लिए क्योंकि मैं आपकी जगह पे रह चुका हूँ। मैंने MBA किया, मैंने BCom किया, उसके बाद MBA किया। तो जब MBA कर रहा था, जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, कौतूहल, अनसर्टेनिटीज, दे कीप प्लेगिंग यू। आपके दिमाग में भी जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होगा उसको इंटर्नशिप की पड़ी होगी, जो फोर्थ ईयर में होगा उसको चल रहा होगी प्लेसमेंट कैसे होगा, अनसर्टेनिटी। और ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहने वाली है। आज से लेकर आप जब तक हैं, जब तक एक्टिव हैं, तब तक ये अनसर्टेनिटी आपके साथ जुड़ी रहेगी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ एंड चेंज एट अ रैपिड स्पीड ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। इतना बेस तो मेरी आवाज में है नहीं जितना इस माइक से बेस बन गया है, बट अच्छा लगा मुझे माइक में। मेरा बस चले तो मैं इस माइक को लेकर हर जगह जाऊंगा। सो ये जो अनसर्टेनिटी है, जो बदलाव की वजह से आती है, वो बहुत सारा स्ट्रेस पैदा करती है। साउंड इफेक्ट भी है। बदलाव ही जीवन की एकमात्र स्थिर प्रक्रिया है। बदलाव ही जीवन की एकमात्र स्थिर प्रक्रिया है, और ये स्थिर प्रक्रिया जीवन में बहुत सारी अस्थिरता लेकर आती है। ठीक है, लेकिन ये अस्थिरता तभी तक लेकर आती है जब आप उसको अस्थिरता लाने का मौका दें। It makes your life stressful and unstable only till the point where you accept and embrace uncertainty and change. जिस दिन आपने बदलाव को स्वीकार कर लिया, जिस दिन आपने ये बात स्वीकार कर ली, obviously रास्ते ढूंढने चाहिए। As human beings, our primal instinct is that of survival, right? तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अनसर्टेनिटी आपकी जिंदगी में बनी रहेगी, चेंज, बदलाव होता रहेगा, और जब तक आप उस बदलाव को एम्ब्रेस नहीं कर लेते, आप स्ट्रेस में रहोगे। क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। Right? Do you agree with this or not? At least principally. तो पहली बात तो बदलाव को एक्सेप्ट कर लीजिए, अनसर्टेनिटी को गले लगा लीजिए, और इस बदलाव और इस अनसर्टेनिटी को दुश्मन मानने के बजाय अपने दोस्त की तरह ट्रीट करिए। ये मान के चलिए कि ये आपकी जिंदगी के जामवंत हैं। जामवंत ने क्या किया? जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराया। हनुमान जी एक शाप के चलते अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो उनसे जब कहा गया कि लंका आप जाइए समुद्र लांघ कर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे ना हो पाई। ठीक है, लेकिन जामवंत जी ने उनसे कहा कि उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया। आपके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लॉट ऑफ हिडन पोटेंशियल। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस
that we fall in the trap of something called the comfort zone. Our brain is designed to function in a way where things that you can do continuously, the brain puts it in compartments. क्यों? क्योंकि ब्रेन को भैया बहुत सारे काम करने हैं, तो वो सोचता है कि जो छोटे टुच्चे काम हैं इनको मैं कंपार्टमेंट में डाल देता हूँ, ऑटो पायलट मोड में, ऑटोमेशन में डाल देता हूँ, और इसी कंपार्टमेंट में एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 4th ईयर में हैं और जो इस बात से घबरा रहे होंगे कि अब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है और मैं बाहर, एक्साइटमेंट भी है पर एक इमोशनल इनर्शिया भी है. वो इमोशनल इनर्शिया कुछ और नहीं है, वो सिर्फ एक कंफर्ट जोन है जो आपका दिमाग यूज टू हो गया है कि हॉस्टल लाइफ, दोस्त, यार, कॉलेज, एक सिक्योर एनवायरनमेंट. तो ये जो कंफर्ट जोन है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये जो अनसर्टेनिटी है ये आपको इस कंफर्ट जोन से निकालने का काम कर सकती है अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें, इस बात का आत्मसात कर लें. इफ यू एम्ब्रेस द फैक्ट that change is the only constant in life. और ये जो मैं ज्ञान आपके सामने परोस रहा हूँ ये मैंने किताबों में भी पढ़ा है पर अपने जीवन में इसको अमल किया है. मैंने MBA किया साल 2004 में इंटरनेशनल बिजनेस में, कैंपस प्लेसमेंट हुआ JP सीमेंट में. इसके बीच की भी एक कहानी है, वो मैं उस पर बाद में आऊँगा. JP सीमेंट में काम करते हुए कुछ चीज़ें हुई, उसके बाद मैं एक सरकारी कंपनी में चला गया जिसका नाम था MSTC लिमिटेड, विच इज़ अ कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. अब आप में से बहुत से लोग इस बात से आइडेंटिफाई करेंगे कि मिडिल क्लास आदमी की जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी में बादशाह हो जाता है. यू हैव अराइव्ड इन लाइफ इफ़ यू हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, राइट. मेरी भी सोच शायद कुछ ऐसी थी. 2005 में हुआ. 2006 में somebody said that you have a good voice. At the age of 29, I was told by someone that I have a good voice. मुझे पता ही नहीं था कि वॉइस से करियर बन सकता है. मेरा क्या जवाब था उसको कि नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता. तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया वॉइस की दुनिया से और मैं आई वॉज ब्लोन. आई सेड अरे यही तो मेरी कॉलिंग है. दिस इज व्हाट आई शुड हैव बीन डूइंग. एक वो यूरेका मोमेंट होता है ना, तो मेरी ज़िंदगी में यूरेका मोमेंट आया 29.5 साल की उम्र में. आप में से भी बहुत सारे लोगों को इस तरह के आइडियाज़ आते होंगे कि यार मैं ये करता हूँ, यार मैं ये एक बिजनेस मॉडल बनाता हूँ, पर वो आइडिया को आपका कंफर्ट जोन में बैठा हुआ दिमाग अगले ही सेकंड में ख़त्म भी कर देता है कि यार यार ये सब कहाँ चक्करों में पड़े हो. 4 प्रोजेक्ट जमा करने हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम देना है, 3रा सेमेस्टर चलने वाला है, इंटर्नशिप का जुगाड़ करना है. क्या मेरे दिमाग में जब ये आइडिया है तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी बातें कहीं, पर मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ कमाल की चीज़ है, लेट मी एक्सप्लोर इट. तो सरकारी नौकरी में रहते हुए, अच्छा एक छोटा सा और इंसिडेंट इसी से जुड़ा हुआ. तो जब उन मोहतरमा ने मुझसे कहा कि आवाज़ अच्छी है और मैंने कहा कि मैंने गाना नहीं गा पाता, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे क्या होता है. तो शी टुक मी इनटू अ स्टूडियो. उस स्टूडियो में उन्होंने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई. जब मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करी वो मोमेंट था, मैंने कहा वाह ये मुझे करना है, मज़ा आ गया. पर आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद जो कॉन्वर्सेशन उन दोनों की हुई, साउंड इंजीनियर जो ऑडियो इंजीनियर था उस स्टूडियो का और जो मैम थी जो मुझे लेके गई थी, वो बात मुझे सुनाई दे रही थी. स्टूडियो में क्या होता है कि जो आर्टिस्ट रिकॉर्ड कर रहा होता है वो एकदम आइसोलेटेड होता है. उसकी आवाज़ न तो बाहर जा सकती है न बाहर की आवाज़ अंदर आ सकती है. उसके बात करने का जरिया होता है एक बटन. एक बटन जब दबता है तो बाहर की आवाज़ अंदर आती है. गलती से वो बटन दबा रह गया और उधर से मैं सुन रहा हूँ कि इंजीनियर कह रहा है ये किसको पकड़ के ले आई हो, आवाज़ तो अच्छी है इसकी पर इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बहुत आते हैं मेरे स्टूडियो में. ये मैंने सुना. अब या तो 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसको सुन के निराश हो जाता कि हाँ ये कैसी बातें कर रहा है, या उसमें से मैं कुछ पॉजिटिव ले लेता. मैंने पॉजिटिव ली. मैंने कहा वाह ये तो कह रहा है मेरी आवाज़ अच्छी है. मैंने कहा वाह ये कह रहा है मेहनत करनी, वो तो मैं कर लूँगा. At that age, at that moment, I decided that I will try it. I'll give it a try. उसके बाद मैंने क्राफ्ट की ट्रेनिंग ली, मैंने बिजनेस को समझने की कोशिश करी, मैंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी और एक रेडियो स्टेशन में सेल्स की नौकरी करी. मीडिया सेल्स इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स टू डू, बट आई टुक इट अप बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट एट दैट पॉइंट टू मेक अ करियर इन वॉइस और एटलीस्ट ट्राई दैट करियर इन वॉइस. मैंने वो चेंज अपने ऊपर थोपा
और उस चेंज को थोपने की वजह से 2.5 साल वो जो मीडिया की नौकरी, बेचने की नौकरी मैंने करी है, आप सब जाएंगे कभी ना कभी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड यू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट सेल्स पर से इज। रोज मैं एक मौत मरता था, पर मैं अपने आप को पुश करता रहता था कि नहीं ठीक है, मुझे ये करियर बनाना है। 2009 में फाइनली मैंने नौकरी छोड़ दी और वॉइस ओवर्स करने लगा फुल टाइम। मेरा पहला शो जो था वो था टेलीविजन पर, एक शो आता था जिसका नाम था डांस इंडिया डांस, जी टीवी पे आता था। मैं उस शो की वॉइस बना 2009 में सीजन 1 में। और एक कमाल की बात यह है कि 2009 से लेकर आज तक जी टीवी पे जितने भी रियलिटी शो हैं उसमें मेरी आवाज़ है। पर 2009 में मैंने ये डिसीजन लिया अपने कंफर्ट जोन से निकलकर। उस समय उस प्राइवेट नौकरी में मेरा कुछ 18-20 लाख रुपए का पैकेज था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2009। आई क्विट दैट और एक ऐसी चीज़ अपनाई जिसमें एक एपिसोड का 8,000 रुपये मिलता था मुझे। भगवान भी मेरे साथ था और शायद मेरी जो प्लानिंग थी वो काम कर गई। 2010 में बिग बॉस मिल गया मुझे और तब से मैं बिग बॉस में नरेटर हूँ। तो ये जो चेंज है, थैंक यू, ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? आज आप मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, मैं जब वहाँ माइक पर बोल रहा हूँ कि दोपहर 12 बजे, तो आप मुझे पहचान रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक मोमेंट पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस बदलाव को ट्राई करूँगा, इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा। सो एक्सप्लोरेशन लेडीज एंड जेंटलमैन इज द की। और ये एक्सप्लोरेशन कहीं ख़त्म नहीं होता, कहीं रुकता नहीं। आज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आज से 5 साल बाद आप क्या कर रहे होगे आपको खुद को नहीं पता है। आज आपके लिए जो स्ट्रेस है वो कल आप उस पर शायद हंसोगे, या जिस नौकरी की, जिस ड्रीम जॉब की आप तलाश कर रहे हो आज, वो 3 साल बाद आपको बेमानी लगने लगेगी। And all that happens because the environment around us is changing at a rapid pace. और इस चेंज, इस बदलाव में एक और चीज जो आपके साथ हमेशा रहेगी वो है फेलियर। एज ए सोसाइटी हम सक्सेस को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें इंपॉर्टेंस प्रोसेस को देनी चाहिए, रिजल्ट को नहीं। क्योंकि जब आप कहीं से निकलते हो कहीं तक पहुंचने के लिए, तो आप भले ही अपनी मंजिल तक ना पहुंचो, मंजिल के जितने भी करीब जाकर आप रुकते हो या गिर जाते हो, जिसको आप फेलियर कहते हो, वो आपका फेलियर नहीं है। आप यहाँ से चले, यहाँ तक पहुंचना था, आप शायद यहाँ पर रुक गए, पर इतना सफर तो तय किया ना आपने, वो आपका एक्सपीरियंस है। दैट इज नॉट फेलियर। यू नेवर फेल इन लाइफ। You either reach your destination or you gain experience. सुदर्शन पाकिर साहब का एक शेर है कि शायद मैं जिंदगी की सहर लेकर आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेकर आ गया, और ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेकर आ गया। तो भाई एक आशिक के लिए ठीक है, इन द जर्नी ऑफ लव गर्दे सफ़र उसके लिए एक निराशाजनक बात हो सकती है, पर आपकी ज़िंदगी में गर्दे सफ़र ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो गर्दे सफ़र को हम कहते हैं एक्सपीरियंस। और कॉर्पोरेट में ना एक्सपीरियंस का ज़िंदगी में, कॉर्पोरेट में छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में देयर इज़ नथिंग पैरेलल टू एक्सपीरियंस। अनुभव को कोई खरीद नहीं सकता और अनुभव का कोई मोल नहीं लगा सकता। और एक्चुअली जब in work, experiences count the most. So, don't be bogged down by results. Don't be too happy with success. Don't be too depressed with failures. Just focus on the process. और ये बात आपको हर जगह सुनाई देगी। आप अगर IPL देखते होंगे तो हर तीसरे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कैप्टन आके यही कहता है कि वी आर ट्राइंग टू फॉलो द प्रोसेस। व्हाई इज इट? बिकॉज व्हेन यू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर मंजिल पर नज़र हो तो कई बार वो आपको आपके पथ से भटका भी सकती है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आज आप डिसाइड करो कि मुझे हाफ मैराथन दौड़नी है 21.5 किलोमीटर, तो आप ऑब्वियसली पहले ही दिन 21.5 किलोमीटर नहीं दौड़ जाओगे।
आपका ट्रेनर आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे दौड़ाएगा। पर अगर आप डे 1 से ये सोचने लगोगे कि मुझे 21 किलोमीटर दौड़ना है, वो आज एक ही दौड़ पाया। अगर 21 किलोमीटर पूरा दौड़ना भी है तो आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर ध्यान देना होगा। अगर बराबर 21 किलोमीटर पर ध्यान रहेगा आपको, तो द डेस्टिनेशन कैन बॉग यू डाउन। ओ माय गॉड अभी इतना बचा है, ओ माय गॉड अभी इतना बचा, और आप खत्म हो जाओगे। सो प्लीज डू नॉट, ऑब्वियसली मंजिल पर निगाह, एक तिरछी निगाह बस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डोंट बी टू रिजल्ट ओरिएंटेड, डोंट बी टू बॉदर्ड अबाउट सक्सेस, डोंट बी टू बॉदर्ड अबाउट what you want to do right now in life and whether you will be able to achieve it or not. बहुत ज़्यादा उस पर भी बॉदर ना करो। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि if you know what you want to become, you becoming that is your biggest punishment। और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि क्यों ऑस्कर वाइल्ड ऐसा कह रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप कुछ सोच लें कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये बनना है, और वो बनने के बाद अगर आप वहाँ ठहर जाते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा पनिशमेंट है। उनका कहना ये है कि जिंदगी, लाइफ इज अबाउट, ऑलवेज अबाउट रीसेटिंग योर गोल्स एंड एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। सोचिए ना, किसी ने कुछ एक्सप्लोर किया होगा तभी तो उन्होंने एक किताब लिखी जिस पर फिल्म बनी, स्लमडॉग मिलियनेयर। आप जानते हैं कि स्लमडॉग मिलियनेयर किसने लिखी है? जो किताब जिस पे बेस्ड है, वो किताब का नाम क्या है? द बुक इज कॉल्ड Q&A। इट इज रिटन बाय विकास स्वरूप, who's a, I think 1984 बैच IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, जिसने शायद 80s में UPSC क्लियर किया और जो बैठ के कहीं के एम्बेसडर थे जिस समय उन्होंने किताब लिखी। सोचिए, उन्होंने अपने अंदर एक टैलेंट खोजा कि मैं लिख सकता हूँ। अब एक IFS ऑफिसर जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी कंट्रीज में, जो एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अपना दिमाग खपा के लिखने की, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लोर किया। और जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उनकी इस चीज ने उनको उस करियर से कहीं ज्यादा प्रसिद्धि दी जिस करियर को वो एस्पायर करते रहे होंगे कभी। सो इट्स नॉट, आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू एस्पायर फॉर करियर्स, प्लीज एस्पायर, बट प्लीज ऑल्सो बी ओपन टू द फैक्ट दैट द करियर यू आर एस्पायरिंग फॉर वुड नेवर बी द एंड। प्लीज डोंट मेक इट योर एंड, बिकॉज देन यू कट योर ग्रोथ। हमेशा जिंदगी में, और अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप नई चीज़ें कैसे सीखोगे? और हाँ, एक और चीज़, एक और झूठ जो आपके साथ बोला गया उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, और इससे बहुत लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जब 10th का एग्ज़ाम लिख रहे थे तो क्या बोलते थे? बेटा 10th कर लो ठीक से बस, हैं? फिर 12th को आया, ये है, दिस इज इट, यहाँ कर लिया, उसके बाद तो फिर ऐसे ही ऐसे। फिर ये इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बोला गया, अब बोला कि इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट हो जाएगा तब फिर उसके बाद फिर ऐश कर लेना। झूठ बोला गया है। सबसे ऐश वाला समय तो ये है, पढ़ाई वाला। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस डिफाइंड है, उसी सिलेबस में से आपके एग्जाम आते हैं, और एग्जाम होते हैं साल में 2 बार, सेमेस्टर्स। जिंदगी के जो क्वेश्चन पेपर है ना, जिंदगी का जो एग्जाम है, उसमें हर रोज एग्जाम देना पड़ता है, और उसमें कोई सिलेबस नहीं है। उसमें कहाँ से कौन से पेचीदा चीज़ आपके सामने निकल के आ जाएगी आपको खुद ही नहीं पता होगा, और आप, एंड यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू फेल दैट एग्जामिनेशन। सो enjoy your life while you can, explore, and don't be bogged down by results, success or failure। ठीक है, अगर बहुत मन है तो सक्सेस में थोड़ा झूम कूद लो, लेकिन फेलियर में रो मत, फेलियर में डिप्रेस मत हो, क्योंकि जब आप फेलियर में डिप्रेस हो जाते हो तो आप वो करते हो जो मैंने किया था जब मैं 21 साल था। I failed to clear the army, which was my dream, at the age of 21, and I started drinking. 6 साल I became an alcoholic, absolute, abject, hopeless alcoholic. But I was lucky that life gave me a chance, and I grabbed that chance. तो enjoy करिए, सक्सेस और फेलियर को बहुत ज़्यादा वो मत करिए। Try and acquire knowledge। पढ़ने का उद्देश्य नॉलेज लेना होना चाहिए। नॉलेज होगी काम आएगा। जिंदगी में आपको
कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगी, आप पहुंचना चाहो चाहे ना पहुंचना चाहो। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि कल क्या होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, थिंग्स हैव दिस हैबिट ऑफ फॉलिंग इन प्लेस। जब मैं 21 साल में शराब पी रहा था तो मुझे अपनी ज़िंदगी में अंधकार नजर आता है। 26 साल में मरते मरते बचा, 45 साल की उम्र में 160 कंट्रीज में बिग बॉस जाता है, वहाँ मेरी आवाज़ जाती है। तो ठीक है, कुछ हो ही गया जिंदगी में। 29 साल की उम्र में वॉइस आर्टिस्ट बना, 40 साल की उम्र में एक्टर बना। आज 2 फिल्में कर रहा हूँ, एक विकी कौशल के साथ, एक नवाज साहब के साथ, मनोज वाजपेयी जी के साथ फैमिली मैन कर रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ। ये सब सपना है। इस सपने को मैं सिर्फ इसीलिए जी पा रहा हूँ क्योंकि कभी एक स्पार्क आया और उसको मैंने पकड़ लिया कि ठीक है चलो करके देखते हैं। तो भैया बाबा रामदेव भी कहते हैं कि करने से होता है, आप भी करिए। डोंट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स, एवरीथिंग विल पास। और लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा, दिस टू शैल पास, है ना। बड़ी सिंपल सी लाइन है। जब बहुत खुश हो जाइएगा तो भी याद रखिएगा कि ये भी जाएगा, जब बहुत दुखी हो जाएगा तब तो ज़रूर याद रखिएगा कि दिस टू शैल पास। और द क्राइसिस ऑफ टुडे इज द जोक ऑफ टुमारो। तो जब आज की डेट में क्राइसिस आए ना, अरे कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम क्लियर होगा, कैसे नौकरी लगेगी, तो बस इतना सोच लेना कि आज से 6 महीने बाद हम इसी बात पर हंस रहे हैं। सो एंजॉय योरसेल्फ एंड आस्क मी क्वेश्चंस, पूछिए सवाल। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि कॉलेज खत्म तो लर्निंग खत्म। लर्निंग शुड ऑलवेज कंटिन्यू। You should keep upskilling. You should keep acquiring new knowledge. एक और छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आजकल बड़ा एक ट्रेंड है कि make your passion into your profession, right? Don't fall in that trap, but please follow your passion. इसलिए नहीं कि उसका करियर बनाना है, करियर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, पर जो भी आपका पैशन है उसको समय दीजिए। It will help you declutter your mind and will help you, trust me, in your life, in your journey of success. Thank you very much. Please ask me questions. After maybe COVID or due to multiple things, students are not able to focus. And जो ये आत्मा के संगीत वाली बात है ना, जो आपने कहा, to find out your passion, what makes me happy, ये इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि वो आपकी आत्मा का वो संगीत है जो आपको खुशी देता है। और मैंने बचपन में एक लेसन पढ़ा था, गेहूँ बनाम गुलाब। गेहूँ अगर भूख है हमारे पेट की, तो गुलाब हमारी मन की, आत्मा की भूख को शांत करता है। जो आनंद की स्थिति है हम उसको महसूस कर पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि उस पैशन को फाइंड आउट करने के वेज क्या हो सकते हैं? Although I understand you have also shared that someone told you that your voice is beautiful, you can do wonders. But now, you know, after a decade, and now while we have learned to polish our life, then what you suggest, how a student should get to know their passion and their positivity in terms of choosing their career? एक चीज़ जिससे आप सब लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मैम ने बहुत अच्छा सवाल किया कि पैशन को पहचाने कैसे। पहली चीज़ तो ये है कि पैशन और एस्केपिज्म में फ़र्क जानिए। कई नौकरी पेशा लोग अपने स्ट्रेस से, अपने काम से इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये जो दूसरा काम कोई कर रहा है ये इस मेरे काम से ज़्यादा आसान है, और वो उसमें पैशन ढूंढने लगते हैं कि शायद मैं ये काम करूँगा तो आई विल बी बेटर ऑफ, आई विल एटलीस्ट नॉट हैव टू डू दिस स्ट्रेसफुल जॉब, और मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो लोगों को लगता है ये काम ज़्यादा आसान है। इस ट्रैप से बचना है। पैशन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? जस्ट रिमेंबर दैट वन वर्ड, एक्सप्लोरेशन। आपको लगे कि यार गिटार की साउंड मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे मतलब आई थिंक आई विल बी गुड विद
guitar, with this instrument. Go and learn. आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आए करने के लिए और आपको लगे ये आसान है तो एक बार करके देख लीजिएगा. करने से ही लाइक हमको एक्टिंग में सिखाया जाता है, एक्टिंग इज ऑल अबाउट डूइंग. जैसे आपने लाइनें पढ़ी और सोचा इसको मैं ऐसे एक्टिंग करूँगा, हाँ इस लाइन पे ऐसे कर लूँगा. आप कैमरे के सामने जाएंगे, आपसे एक शब्द नहीं निकलेगा जब तक आप 20 बार उन लाइनों को पढ़ के उनको समझ नहीं लें. सो इट्स ऑल अबाउट डूइंग. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग, you start knowing how well you are prepared for it or how well you can do it or whether you can do it or not. So इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना. कुछ नया ही आपके सामने आएगा. आप अभी जिस चीज़ को एस्पायर कर रहे हैं ना, वो इसलिए एस्पायर कर रहे हैं क्योंकि वो चॉइसेस आपके सामने हैं. आपके सामने उतनी ही चॉइसेस हैं, उनमें से आपने एक चीज़ चुन ली. जिंदगी में जैसे जैसे चॉइसेस बढ़ती जाएंगी, आपको अपने टेस्ट का अलग अंदाज़ा पता लगने लगेगा. तो भैया नई नई चीज़ें करते रहिए और एस्केपिज्म से बचिए. ये मत सोचिए कि ये काम करने में आसान है तो चलो मैं इसको करके देख लेता हूँ. करके देख लीजिए, पर वो आपका पैशन हो ये कोई ज़रूरी नहीं. लर्न द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड एस्केपिज्म, बट प्लीज़ फॉलो योर पैशन. Thank you, sir.